Pharmaceutical biotechnology market. What is the market potential और एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं कि आप देख सकें कि अल्टीमेटली व्हाट इज द साइज, और अगर आप लोगों ने इसके अंदर कुछ सेल्स करनी है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या सेल्स है या उनका क्या शेयर है मार्केट में. सो लेट्स सी. एट द मोमेंट ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट इज अराउंड 1.1 ट्रिलियन या 1100 बिलियन. All the figures are given in US dollars. Global biotechnology market, on the other hand, is $414.5 billion by 2017. और 2011 में ये 216.5 बिलियन थी. तो इसमें आप फर्क देख सकते हैं कि जस्ट इन द पीरियड ऑफ 6 years the market has doubled. Then biopharmaceuticals are around 790 billion. आप कह रहे होंगे कि फिर ये बायोफार्मास्यूटिकल्स ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी मार्केट से क्यों ज्यादा है. उसकी रीजन ये है कि आपके पास कुछ बायोफार्मास्यूटिकल्स ऐसी ट्रेडिशनली भी काउंट होती हैं जो जरूरी नहीं है कि वो बायोटेक सेक्टर से ओरिजिनेट हो रही हों. ऐसी तमाम चीजों को दे आर स्टिल टर्म्ड अंडर बायोफार्मास्यूटिकल्स, देयरफॉर द मार्केट इज लार्ज. देन यू हैव प्रोटीन इंजीनियरिंग मार्केट, जो आप ज्यादातर काम करते हैं और ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उसके ऊपर ऐसी प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं टू मेक देम स्टेबल, टू मेक इमल्शन स्टेबल. अगर आपने उसको स्टमक में से गुजारना है तो आपको कैसी प्रोटीन इंजीनियरिंग करनी है, आपने स्लो रिलीज प्रोटीन से कैसे करवानी है. तो ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड अराउंड $168 billion. बायो एग्रीकल्चर इज अराउंड 27.46 billion by 2018. So these are the speculated figures. In this particular, you can see कि आपकी सबसे ज्यादा आपके पास प्रोग्रेस कहाँ से आ रही है. अगर मैं आपको 2009 में दिखाऊं तो फार्मास्यूटिकल्स वर 76.7% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स का मार्केट शेयर 69.9% है. लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा ग्रोथ किस एरिया में हुई है? आपके पास सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है थेराप्यूटिक एंटीबॉडी के एरिया में. इन द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस्ड कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर गेटिंग बिग. एट द मोमेंट इफ यू कंपेयर, आपके पास टॉप 10 सोल्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में अराउंड 6 आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. Another thing to see is what are the top 20 global therapy areas. If you are trying to get into research now and you want to do research, then this table should guide you. That at the moment most research is going in oncologies, which is like cancer, then anti-diabetics, asthma, autoimmune disorders, lipid regulators, angiotensin, HIV antivirals and antipsychotics. इसके साथ साथ आप इम्यूनोस्टिमुलेंट्स पर भी काम कर रहे हैं, एंटी अल्सरेंट्स भी हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स भी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विच इज ऑल्सो टू एन एक्सटेंट क्योर्ड बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स हैं, नैरकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सिफेलोस्पोरिन्स हैं, एंटीवायरल्स हैं और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है. तो आपके पास काफी सारे एरियाज हैं जिनके अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं, एंड ऑल हैव प्रीटी गुड मार्केट potentials. If you look at the global spending, this is the graph which you need to understand. You have developed market is pretty much developed, that it is around $627 billion. This is the developed market, जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा जो अर्निंग होती है वो ब्रांड से होती है, और अल्टीमेटली आपके पास जेनरिक का शेयर कम है. ब्रांड और जेनरिक में क्या फर्क है? ब्रांड वो प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का पेटेंट हो. फॉर एग्जांपल, यहां पर एक साहब हैं जिनका नाम असद है. असद साहब एक कंपनी बनाते हैं, खुद ड्रग रिसर्च करते हैं, और वो ड्रग रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर एक पेटेंट लेते हैं. पेटेंट से उनको एक्सक्लूसिविटी मिलती है कि उनके अलावा वो ड्रग उस मार्केट में कोई नहीं बना सकता. तो ये जो 20 साल का आपके पास टोटल में पीरियड होता है, जिसमें से 10 साल आपके जाया हो जाते हैं उसको अप्रूव करवाते हुए. सो जो आपको 10 years की जो एक्सक्लूसिविटी मिलेगी ड्रग के केस में, दैट विल बी योर ब्रांड. ड्यूरिंग दैट एक्सक्लूसिविटी nobody would be able to produce that drug. But what would happen ultimately? Ultimately, somebody else would start making it, and then we will term it as a generic. And once generics come into the market,
then obviously brands share of the market would reduce. For emerging market में जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जेनेरिक ड्रग्स का होता है. पाकिस्तान में आपको कंपनीज लाइक सामी, हॉयस्ट, ये सारे के सारे जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं. ये दे डोंट मेक ब्रांडेड ड्रग्स. और देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आप ये ट्रेंड देख सकते हैं. लेकिन अभी तक जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे ट्राई टू टारगेट द डेवलप्ड मार्केट इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसी तरह इफ यू लुक एट ग्लोबल बायोलॉजिक्स स्पेंडिंग, अब ये जो बायोलॉजिक्स है, व्हाट इज दिस? तो बायोलॉजिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हेन इट कम्स टू द मार्केट टर्म्स, बायोलॉजिक्स इज a biopharmaceutical on which you are holding a patent. But when it comes to something which is close to generic in biologics world, that would be biosimilar. So, for example, now patent on insulin is long over. If you start making an insulin, then it would be a biosimilar instead of a biologic. We will not term it as a biologic when it comes to the market analysis. So you can clearly see that it is increasing in numbers. So for example, from $93 billion in 2006, now we are up to $310 billion. At the moment, biosimilars market share is less, but it is increasing. Why do you think that biosimilar market share is less as compared to, if I compare it with the previous slide जिसमें हम generics discuss कर रहे थे, तो वहां तो 65% market share भी generics लेकर चले गए हैं. उसकी रीजन ये है कि बायोसिमिलर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक. प्रोटीन्स डोंट बिहेव इन 2+2 फैशन, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स इन सिंथेटिक बायोलॉजी वी आर ट्राइंग टू अचीव, दैट वी शुड बी एबल टू रेप्लिकेट द बिग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. कि अगर आप इंसुलिन एक ब्रांड बना रहा था, तो क्या हम बायोसिमिलर में भी बिल्कुल वैसी इंसुलिन बना सकते हैं? डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो एलाई लिली की इंसुलिन यूज कर रहे हैं, फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू अनदर कंपनी. अगर वो नोवो नॉर्डिस्क की यूज करने लग जाते हैं, तो यूनिट्स आर नॉट द सेम, बिकॉज स्लाइड चेंज इन फॉर्मुलेशन या प्रोटीन फोल्डिंग से भी आपके पास ह्यूज डिफरेंस आता है. एंड दैट इज वन ऑफ द challenges being faced by biologics in general. This is a damning indictment of what global healthcare system is doing. This is country availability of global new molecular entities. तो फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में अगर कोई नई एंटिटी आती है या डेवलप्ड वर्ल्ड में जिसमें यूके है, यूएस है, उन पेशेंट्स को तो फॉरेन चीज मिल जाती है. बट अगर आपके माँ बाप को कैंसर पाकिस्तान में हो गया है, सो दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज द डेवलप्ड वर्ल्ड. सो दिस इज अराउंड 70%. पाकिस्तान इज अराउंड 30%. ये जो गैप है, दिस इज डैमनिंग. आपके पास 40%, 40% ऑफ द न्यू ड्रग्स जो डेवलप्ड वर्ल्ड में आ जाती है और वहां लोगों को फायदा होने लग जाता है, पाकिस्तानियों को उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक वो ब्रांड से हट के बायोसिमिलर या जेनेरिक नहीं बन जाती, तब जाके वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती है. इस वजह से जिन लोगों को थोड़े यूनिक डिसऑर्डर्स हैं और या जिन लोगों को ऐसी टाइप्स ऑफ कैंसर है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, दे एंड अप पर्सनली इंपोर्टिंग दोज ड्रग एट huge prices. So this is something for our leaders and community to think about, that ultimately we should see a graph which goes straight, जिसमें ये जो छोटी कंट्रीज हैं उनको भी पूरी एक्सेस होनी चाहिए टू द न्यू ड्रग्स. यूएस सेल्स ऑफ बायोलॉजिक्स इन 2011 अगर आप देखें, दिस इज ओनली यूएस डेटा, तो यू कैन सी हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज रूलिंग द चार्ट. और उसके बाद यू हैव हॉर्मोन्स. वी विल डिस्कस दीज थेराप्यूटिक एरियाज इन डिटेल सो दैट यू हैव अ क्लियर कट एग्जाम्पल दैट हाउ बायोटेक इज शेपिंग अप इन द वर्ल्ड. इसके साथ आपके पास सेवरल अदर फैक्टर्स भी हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ एवरी सिंगल ऑफ द कैटेगरी, बट यू कैन क्लियरली सी कि ग्रोथ रेट्स इन एरियाज में कितने हैं. मसलन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हॉर्मोन्स में ग्रोथ रेट इज क्वाइट अ लॉट. सो बेसिकली if you are a businessman or if you are a new student moving into this area, look at this data very carefully and then decide
what sector you want to move in.